अध्याय 83 राजकुमारों का संघर्ष। ये 4 राख वस्त्रधारी पुरुष 7 गहन मार्शल हाउस में प्रवेश कर सकते थे और सीधे रैंकिंग युद्ध को देख सकते थे। ये क्राउन प्रिंस के रिश्तेदारों के कारण था। ये पहले से ही सीमा थी। वे 7 गहन मार्शल हाउस के रीति रिवाजों को तोड़ नहीं सकते थे और मार्शल हाउस में निजी तौर पर लिनमिंग से संपर्क कर सकते थे और प्रतिभाओं को जीतने की कोशिश कर सकते थे। में 7 गहन मार्शल हाउस एक अलग अस्तित्व था जो शाही प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। वे किसी भी कानूनी प्रतिबंध के बिना भी थे। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि 7 गहन मार्शल हाउस तीसरे दर्जे के संप्रदाय 7 गहन घाटियों के अधीन था। 7 गहन घाटियां एक भयानक विशालकाय थी जो शाही अधिकार पर हावी थी। इसे सीधे शब्दों में कहें तो 7 गहन घाटी 200,000 मील के आसपास के क्षेत्र में किसी भी देश के ताज पहने शासक को आसानी से खत्म कर सकती थी। अगर कोई आदेश का पालन नहीं करता तो 7 गहन घाटियां सीधे 3 या 4 ज़ियाटियन मास्टर्स को भेज सकती थी। ये मास्टर्स बिना किसी प्रतिरोध के रॉयल पैलेस में प्रवेश कर सकते थे और बाहर निकल सकते थे और सम्राट का सिर धड़ से अलग कर सकते थे, जैसे कि यह कोई आम दिन हो। पूरे स्काई फॉर्च्यून किंगडम का व्यापक दृष्टिकोण ले तो किन शियाओ मुई और अन्य जैसे सबसे शक्तिशाली योद्धा मध्य हॉटियन चरण के आसपास थे। लेकिन इस तरह के लोग पहले से ही बहुत दुर्लभ थे और उनमें से अधिकांश 7 गहन मार्शल हाउस में एक साथ इकट्ठे हुए थे। उन्होंने किसकी मदद की, ये कहना मुश्किल होगा। 3 या 4 ज़ियाटियन स्तर के शक्तिशाली लोगों का विरोध करने के लिए केवल मुट्ठी भर मध्य हॉटियन चरण के स्वामी के साथ वे जवाबी कार्रवाई के बारे में कैसे सोच सकते थे। इसलिए एक बार जब सम्राट ने 7 गहन मार्शल हाउस के आदेशों के खिलाफ विद्रोह किया तो वह केवल मरने का इंतजार कर सकता था। फिर 7 गहन घाटियां एक नए सम्राट को स्थापित करने के लिए 7 गहन दूत को नियुक्त करेगी। यदि पूरा शाही परिवार विद्रोह करता है तो 7 गहन घाटियां सम्राट के पूरे कबीले को भी खत्म कर सकती है। ऐसे भयानक अस्तित्व के साथ जो सभी सामान्य ज्ञान से परे था, स्काई फॉर्च्यून किंगडम, जिसमें सभी आसपास के देश शामिल थे, 7 गहन घाटियों को एक पवित्र अभेद्य मंदिर मानते थे और बिना किसी प्रतिरोध के उनके चारों ओर सावधानी से चलते थे। और हर देश की कीमती दवाइयों और सच्चे सार पत्थरों को बक्सों में भरकर 7 गहन घाटियों को देना पड़ता था। उन्हें खनन में 7 गहन घाटियों की मदद करने के लिए जनशक्ति और श्रम भी भेजना पड़ता था। जब तक शाही परिवार आज्ञाकारी रूप से सभी आदेशों का पालन करता रहेगा और संसाधन देता रहेगा, तब तक 7 गहन घाटियां राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और कभी कभी विद्रोहों से छुटकारा पाने में उनकी मदद भी करेगी। बेशक उनके प्रतिबंधों की भी एक सीमा थी। अगर कोई राजा पूरी तरह से दुष्ट और बुरा था, या सरकार अक्षम थी, या आम लोग नहीं रह सकते थे और लगातार विद्रोह करते रहते थे, तो 7 गहन घाटियां मौजूदा सरकार को छोड़ देती थी और एक नया राजवंश स्थापित करती थी। 7 गहन घाटियों द्वारा प्रत्येक देश में 7 गहन युद्ध गृहों की स्थापना का महत्व प्रतिभाओं की खोज करना था, जिन्हें 7 गहन घाटियों में लाया जाना था, लेकिन इसका उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों पर निगरानी रखना और उनका नेतृत्व करना भी था। मार्शल हाउस मास्टर का मुख्य कर्तव्य मार्शल हाउस की दैनिक शिक्षाएं देना नहीं था, बल्कि देश के संसाधनों के खनन और अधिग्रहण की जिम्मेदारी का ख्याल रखना था, जैसे कि असली सार पत्थर, दुर्लभ और कीमती दवाएं, क्रूर जानवरों का खून और अन्य संसाधन और सामग्री जिन्हें लगातार 7 गहन घाटी में वापस भेजा जाता था। मार्शल हाउस मास्टर और 7 गहन दूतों के पास स्काई फॉर्च्यून किंगडम में बहुत अधिक अधिकार थे। मार्शल हाउस मास्टर संसाधनों के संग्रह और 7 गहन मार्शल हाउस के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था और 7 गहन दूत शाही प्राधिकरण की देखरेख के लिए जिम्मेदार था। उनकी स्थिति सम्राट से भी अधिक थी।
ये कहा जा सकता है कि 7 गहरी घाटियां एक विशाल रक्त चूसने वाला पिशाच था जो 200,000 मील के दायरे में कई देशों के सभी संसाधनों को खींच लेता था। हालांकि ये रक्त चूसने वाला पिशाच बहुत शक्तिशाली था, इसलिए किसी भी देश ने विद्रोह करने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में इन देशों के शासकों के लिए वे अपनी भूमि में स्थिरता के बदले में अपने देश के खेती के संसाधनों का बलिदान करने के लिए तैयार थे। नश्वर लोगों के लिए अटूट धन, सुंदर महिलाओं की टोली और सर्वोच्च अधिकार शायद कुछ सच्चे सार पत्थरों से अधिक आकर्षक थे। इसलिए 7 गहन मार्शल हाउस का सामना करते हुए शाही परिवार ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की और उनके आसपास भी सावधान रहना पड़ा। लेकिन जब तक लोग हैं तब तक रिश्ते और संबंध भी रहेंगे। आखिरकार 7 गहन मार्शल हाउस को स्काई फॉर्चून किंगडम में बनाया गया था और शाही परिवार को कुछ सुविधाओं से बचाना उचित था, जैसे कि सम्राट के कुछ रिश्तेदारों और कनिष्ठों को अपवाद के रूप में मानव हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देना। उदाहरण के लिए वर्तमान में उन्होंने 2 राजकुमारों को 10,000 हथियारों की रैंकिंग युद्ध का निरीक्षण करने और देखने के लिए 7 गहन मार्शल हाउस में स्काउट भेजने की अनुमति दी थी। अपना हौसला बनाए रखो, 10वें राजकुमार के अनुचरों से मत हारो, राख से लदे इन 4 आदमियों के मुखिया ने कहा। वह 40 साल से ज्यादा उम्र का लग रहा था और बिल्कुल साधारण लग रहा था। हाँ, अन्य 3 लोगों ने कहा। यदि युवराज ने लोगों को भेजा था तो 10वें युवराज, जो सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को भेजेंगे। जिन लोगों को शक्तिशाली लोगों के समर्थन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, वे अक्सर बड़े परिवार या वाणिज्य मंडल नहीं होते, बल्कि सेनापति और राजकुमार होते हैं। सेनापति सीमाओं और सरहदों की रक्षा करते थे। जब वे युद्ध के लिए जाते थे तो उन्हें दुश्मनों से निपटने और मिशन पूरा करने के लिए शक्तिशाली लोगों की आवश्यकता होती थी। उन्हें खुद की रक्षा करने और हत्याओं से बचने के लिए भी पर्याप्त मजबूत होने की आवश्यकता थी। जहां तक राजकुमारों का प्रश्न है, वे राज्य के भूभाग के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे तथा अपने सभी शत्रुओं का सफाया करने के लिए उन्हें शक्तिशाली लोगों के समर्थन की भी आवश्यकता थी। तो फिर युवराज और 10वें युवराज के लोग अनुपस्थित कैसे हो सकते हैं? लिन मिंग से पहले 7 गहन मार्शल हाउस में जिन लोगों को सबसे अधिक ध्यान मिला था, वे थे लिंगसेन ताकू, झांग गुवान्यू और कई मुख्य शिष्य। मार्शल हाउस के मुख्य शिष्यों में से यदि भविष्य में कोई अशुभ दुर्घटना नहीं हुई तो वे निस्संदेह 7 गहन घाटियों में प्रवेश करेंगे। इसके बाद वे 7 गहन घाटियों में रह सकते हैं या यहां तक कि उन्हें 7 गहन मार्शल हाउस मास्टर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है या 7 गहन घाटियों के लिए अन्य कारणों से भेजा जा सकता है। इंटेल गेमिंग पीसी डील्स एट फ्लिपकार्ट। इंटेल, अगर वे 7 गहन घाटियों में रहते तो उनका अस्तित्व अलग थलग और दूर होता और स्काई फॉर्चून किंगडम के साथ उनके संबंध बहुत बड़े नहीं होते। लेकिन अगर वे 7 गहन मार्शल हाउस मास्टर या 7 गहन दूत बन जाते तो यह असाधारण होता। स्काई फॉर्चून किंगडम में 7 गहन मार्शल हाउस मास्टर और 7 गहन दूत की स्थिति सम्राटों से अधिक थी। ये कहा जा सकता है कि यदि कोई राजकुमार किसी ऐसे मुख्य शिष्य को अपने पक्ष में करने में सफल हो जाता है जो एक दिन मार्शल हाउस मास्टर या 7 प्रमुख दूत बन सकता है, तो उसके सिंहासन पर बैठने की संभावना 50% बढ़ जाएगी। यदि वे किसी ऐसे मुख्य शिष्य को अपने पक्ष में कर लेते जो पहले से ही मार्शल हाउस मास्टर या 7 गहन दूत बन चुका हो, तो उनके द्वारा सिंहासन प्राप्त करने का मामला पहले से ही तय माना जा सकता था। हालांकि किन शिंगक्सुआन के अलावा 7 गहन मार्शल हाउस के सभी मुख्य शिष्य प्राचीन मार्शल परिवारों से आए थे जो साधना करने आए थे। वे स्काई फॉर्चून किंगडम से भी संबंधित नहीं थे, उन्हें जीतने की कोशिश करने की कोई उम्मीद नहीं थी।
इसके अलावा चूंकि वे स्काई फॉर्चून किंगडम से संबंधित नहीं थे, इसलिए भविष्य में ये सबसे अधिक संभावना थी कि वे स्काई फॉर्चून किंगडम में वापस नहीं आएंगे, भले ही वे 7 गहन दूत या मार्शल हाउस मास्टर बन जाएं। किन जिंगक्सुआन के लिए वह भी ऐसी ही स्थिति में थी। 6ठी कक्षा की प्रतिभा के साथ उसने जियानेटियन मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प लिया था, और सबसे अधिक संभावना है कि बाद में वह 7 गहन घाटियों में रहेगी। चूंकि मुख्य शिष्यों को जीतने का कोई मौका नहीं था, इसलिए जो बचे वे स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय निवास के शीर्ष रैंकिंग वाले स्टोन मास्टर थे। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि लिंग सेन और ताकू सेना के लोग थे। वे 8वें राजकुमार यांग की दक्षिण पश्चिमी सशस्त्र सेना की प्रतिभाएं थीं, और उनके जीतने का कोई मौका नहीं था। जहां तक झांग गुवानयू का सवाल है, इस व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत लंबे समय से आज तक अस्तित्व में है। एक विशालकाय प्राणी जो इतने लंबे समय तक खड़ा रह सकता है, उसमें स्वाभाविक रूप से आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति होती है कि वह अपना सिर उन जगहों पर न निकाले जहां उसे नहीं निकालना चाहिए, इसलिए वे कभी भी किसी भी परिस्थिति में सिंहासन की लड़ाई में भाग नहीं लेंगे। ऐसे मामलों के लिए जैसे कि संघर्षरत ड्रैगन सिंहासन को छीनने के लिए लड़े, अगर वे सफल होते तो वे खुद के लिए नाम कमा पाते, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहले से ही बहुत अमीर था। उन्हें बस किसी भी उपाधि के पुरस्कार की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय अगर वे अपने प्रभाव से आगे निकल गए और असफल हो गए, तो उनके पूरे परिवार की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उनके परिवार की सभी 9 पीढ़ियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए झांग गुवानयू किसी भी प्रमुख शक्ति में शामिल नहीं होगा और इसके बजाय अपना जीवन केवल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को समर्पित करेगा। इस समय जब सिंहासन बदल रहा था, अचानक लिन मिंग प्रकट हुआ, जो एक चमकदार सुपरनोवा की तरह सामने आया। भले ही लिन मिंग की प्रतिभा सीमित थी, लेकिन वह भविष्य में सभी को आश्चर्यचकित कर सकता था। कुछ राजकुमार लिन मिंग को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर यह चमत्कार जारी रहा, तो अंत में वह एक प्रमुख गुरु बन जाएगा जो लिंग सेन और ताकू से आगे निकल जाएगा। जहां तक मुख्य शिष्य बनने की बात है, उन्होंने कभी इस पर विचार नहीं किया था। आखिरकार लिन मिंग की योग्यताएं बहुत साधारण थीं। 10,000 हत्याओं की व्यूह रचना शुरू होने से 1/4 घंटा पहले क्राउन प्रिंस की कमान के तहत 4 जासूसों के राख वस्त्रधारी नेता ने अचानक अपना चेहरा घुमाया और फुसफुसाया, लिन मिंग आया। खुश हो जाओ। हाँ, इस मिशन के लिए हमें सफल होना ही होगा, हम असफल नहीं हो सकते। भले ही हम लिन मिंग को न जीत पाए, हम उसे 10वें राजकुमार के हाथों में बिल्कुल भी नहीं पड़ने दे सकते, अन्यथा हम अपना सिर क्राउन प्रिंस के सामने लाएंगे। अध्याय 84 गुरुओं का जमावड़ा। राख से लदे जासूस के ये शब्द कहने के कुछ देर बाद लिन मिंग बांस के जंगल के एक कोने में दिखाई दिया। उस जासूस की नजर एक बाज की तरह थी जो अपने शिकार लिन मिंग को आंक रहा था। वाकई जवान, 16 साल का भी नहीं। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा भोला लगता है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं देख सकता हूं कि उसके माथे पर एक चौंकाने वाली तेज और गर्व भरी आभा है। ये चेहरा और आभा निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो छोटे तालाब से आता है। यह 820 जिन लंबा भाला है जिसे भेदक इंद्रधनुष कहा जाता है। कल मैं विशेष रूप से दिव्य हथियार हॉल में दुकानदार से पूछने गया था जिसने ये भाला बेचा था। एक 15 वर्षीय युवक इतना भारी हथियार चुनेगा जिसे सीखना मुश्किल है, उसकी हिम्मत और साहस वाकई काबिले तारीफ है। अगर कभी ऐसा दिन आए कि कोई राजकुमार क्राउन प्रिंस पर तख्ता पलट करने की कोशिश करे या विद्रोह की साजिश रचे, तो लिन मिंग हमारे स्वामी सम्राट की रक्षा के लिए इस भेदक इंद्रधनुष को पकड़ सकता है।
ये भाला एक ही झटके में कई लोगों की जान ले सकता है। इस लिन मिंग को मुझे महामहिम क्राउन प्रिंस के लिए हर हाल में जीतना होगा। जब लिन मिंग पेनेट्रेटिंग रेनबो लेकर आया तो उसने लगभग तुरंत ही वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच ली। इनमें से कुछ की निगाहें खास तौर पर जल रही थी, मानो वे उसकी छवि को अपने दिमाग में अंकित कर रहे हो। लिन मिंग ने सच्चे आदिम अराजकता सूत्र का अध्ययन करने के बाद उसकी धारणा असाधारण रूप से तीव्र हो गई। उसने इस तीखी निगाह का अनुसरण किया और तलवार बांस के बाग के एक कोने में राख से लदे एक आदमी को देखा। राख में लिपटा आदमी थोड़ा झिझका, क्या उसने मुझे महसूस किया? वह बहुत दूर था और भीड़ में घुला मिला था, इसलिए कोई कारण नहीं था कि उसे भीड़ में देखा जाए जहां हर कोई उसे देख रहा था। दुर्भाग्य से उसे देखा गया क्योंकि उसे लगा कि यह घूरना काफी अलग था। ये लिंग मिंग दूसरों के बारे में ऐसा अवलोकन करता है जैसे कि उसके पास किसी तरह का विशेष सेंस हो। ये बिल्कुल भी कल्पना से परे है। क्या उसकी आत्मा की शक्ति दूसरों की तुलना में ज्यादा मजबूत है? राख से लदे आदमी ने चुपके से इस विशेषता को नोट करते हुए कहा। बाद में वह क्राउन प्रिंस के लिए सारी जानकारी के साथ एक रिपोर्ट तैयार करेगा। लिन मिंग के आने के बाद उसने बैठने के लिए एक जगह चुनी और पेनेट्रेटिंग रेनबो को अपने घुटने पर सीधा लिटा दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए ध्यान लगाया। मार्शल हाउस के अन्य शिष्य अक्सर उस पर अपनी दृष्टि डालते थे। यहां तक कि स्वर्गीय निवास के कुछ शिष्यों को भी लिन मिंग की बढ़ती ताकत के प्रति हल्का सा डर महसूस हुआ। हालांकि अभी तक उसकी ताकत उनसे कम थी, लेकिन शायद जल्द ही वह बहुत तेजी से उनसे आगे निकल जाएगा। 7 गहन मार्शल हाउस नियमों में कहा गया है कि जब तक कोई अर्थ हॉल शिष्य रैंकिंग स्टोन के शीर्ष 80 रैंक में प्रवेश करता है, तब तक उन्हें स्वर्गीय निवास के किसी भी शिष्य को एक चुनौती भेजने का अवसर मिलेगा। एक बार जब वे जीत जाते हैं तो वे उस शिष्य को विस्थापित कर देते हैं और स्वर्गीय निवास के नए शिष्य बन जाते हैं। हारने वाले को बाहर कर दिया जाएगा। स्वर्गीय निवास के शिष्यों की संख्या 72 सदस्यों पर तय की गई थी। इन 72 लोगों में हर महीने बदलाव होता था। हर महीने प्रत्येक रैंकिंग युद्ध के अंत में 2 या 3 चुनौतियां भेजना सामान्य बात थी। अर्थ हॉल के शिष्य हमेशा स्वर्गीय निवास के शिष्यों को बाहर निकालने का लक्ष्य रखते थे। आखिरकार अर्थ हॉल और स्वर्गीय निवास के शिष्यों के बीच व्यवहार में अंतर बहुत बड़ा था। एक बार जब वे स्वर्गीय निवास में प्रवेश करते हैं तो उन्हें तुरंत एक अतिरिक्त इनाम मिलता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां, 15 सच्चे सार पत्थर और 7 प्रमुख हत्या के साधनों का उपयोग करने के लिए 30 घंटे का समय शामिल है। लिन मिंग इस बार या अगली बार शीर्ष 80 तक पहुंच जाएगा और फिर उनमें से एक को चुनौती देगा। तो फिर ये लोग कैसे चिंतित नहीं हो सकते थे? कोई भी स्वर्ग से निष्कासित नहीं होना चाहता था। इसका मतलब न केवल संसाधनों की भारी मात्रा को खोना था, बल्कि यह एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का नुकसान भी था। अब तक भीड़ में हंगामा मच गया था। ली यान, वू वेदाओ, झू यान। शीर्ष 50 रैंकिंग में 3 मास्टर अचानक प्रकट हुए। इस बार का 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन वास्तव में मास्टर्स का जमावड़ा है। भीड़ में बातचीत के दौरान लिन मिंग की नजर झू यान पर पड़ी। झू यान के साथ लेन यून्युए भी थी। लेन यून्युए अभी अभी एशलेस क्वायर में दाखिल हुई थी, जहां वह रुकी थी। वह तलवार बांस के बाग के एक कोने में छिप गई। जाहिर है कि वह लिन मिंग से मिलने और उस शर्मनाक और अजीब स्थिति में पड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लिन मिंग ने लेन यून्युए को एक नजर भी नहीं बख्शा। उसकी नजरें झू यान पर टिकी थीं। झू यान, तुम आखिरकार प्रकट हो ही गई।
मैं पहले से ही 1 महीने से अधिक समय से 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में हूँ, और यह पहली बार है जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ। झू यान ने भी लिन मिंग को देखा। बहुत कम लोगों को उनके बीच चल रहे झगड़े के बारे में पता था, इसलिए उनकी घूरती निगाहों पर किसी का ध्यान नहीं गया। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ली यान और वू वेदाओ भी लिन मिंग को इसी तरह देख रहे थे। यह नई पीढ़ी का शिष्य संभवतः एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा, उस पर ध्यान देना सामान्य बात थी। झू यान ने लिन मिंग को केवल भावशून्य भाव से देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि लिन मिंग कौन है। उसने एक पल के लिए लिन मिंग को देखा, फिर मुंह फेर लिया। हालांकि उस समय लिन मिंग ने वास्तव में महसूस किया कि झू यान की आंखों में एक ठंडी और जानलेवा मंशा छिपी हुई थी। झू यान के साथ उसकी लड़ाई लैन यूनिवे की वजह से शुरू हुई थी, लेकिन अब इसका लैन यूनिवे से कोई लेना देना नहीं था। लिन मिंग झू यान को अपनी मार्शल आर्ट की राह में एक बाधा के रूप में मानता था, जिसे उसे आगे बढ़ने के लिए पार करना था। लेकिन झू यान अपनी बार बार की हार और निराशा के कारण लिन मिंग को अपने पक्ष में एक कांटा मानता था, जिसे निकालना जरूरी था, अन्यथा मार्शल आर्ट के प्रति उसका दिल कभी पूरा नहीं हो पाता और उसमें हमेशा एक कांटा लगा रहता। शुरुआत में दोनों पक्ष केवल एक दूसरे पर कदम रखना चाहते थे और उन पर कदम रखना चाहते थे ताकि वे कभी भी विफलता से उभर न सकें। लेकिन अब वे सीधे दूसरे पक्ष को नष्ट करना चाहते थे, विशेष रूप से झू यान, जो पहले से ही लिन मिंग को मारने की योजना बना रहा था। देखो, बाय जिंगयुन और मुरोगजी, वे भी शीर्ष 50 रैंकिंग में 2 मास्टर हैं। अधिक से अधिक मास्टर आ रहे हैं। इस बार का 10,000 किलिंग एरे रैंकिंग युद्ध वास्तव में ड्रैगन का अभिसरण है। बाय जिंगयुन और मुरोगजी की उपस्थिति ने सभी उपस्थित लोगों की आंखों को मोहित कर लिया था। उन्होंने लिन मिंग से भी बड़ी हलचल मचाई थी। लिन मिंग ने सिर्फ सबकी आंखें खींची थी, लेकिन इन दोनों बाय जिंगयुन और मुरोगजी ने सभी पुरुष शिष्यों को इतना उत्साहित और असहज कर दिया कि वे खड़े भी नहीं रह सके और उनकी लड़ने की भावनाएं आसमान पर पहुंच गईं। इसका कारण ये था कि ये दोनों लोग बेहद खूबसूरत महिलाएं थीं। 7 गहन मार्शल हाउस में मूल रूप से बहुत अधिक महिला शिष्याएं नहीं थीं। दुर्जय शक्ति, शानदार स्वभाव और देवी जैसी दिखने वाली महिला शिष्याएं और भी कम थीं। लड़कियों की बात करें तो बाय जिंगयुन और मुरोगजी जैसी लड़कियां वास्तव में सर्वश्रेष्ठ थीं। पूरे देश में उनके जैसी बहुत सी लड़कियां मिलना असंभव होगा। दोनों महिलाओं को सामूहिक रूप से 7 गहन गौरवशाली जोड़ी के रूप में संदर्भित किया जाता था। ये कहा जा सकता है कि एक शरीर में हजारों असंख्य गुण समाहित थे। प्रमुख शक्तियों और बड़े परिवारों के कई बेटों को उनके सुगंधित बालों को चूमने की उम्मीद थी, हालांकि वे हमेशा पूरी तरह से असफल रहे। सुंदर, गर्वित महिलाओं के रूप में वे बहुत घमंडी थीं और जरूरी नहीं कि वे शादी करके किसी पुरुष की पत्नी बनने के लिए तैयार हो। अगर वे ऐसा करती भी थीं, तो वे पुरुषों में से किसी ड्रैगन की तलाश करती थीं। उनके लिए पद और धन पर्याप्त नहीं था, उन्हें एक अच्छे नैतिक चरित्र के साथ ताकत भी चाहिए थी। झू यान और उसके जैसे अन्य लोग अपर्याप्त थे। यहाँ तक कि जो राजकुमार दोनों लड़कियों से अपनी शाही उपपत्नी के रूप में विवाह करना चाहते थे, वे भी ऐसा करने में असमर्थ थे। दोनों लड़कियों के आने के बाद बाय जिंगयुन ने लिन मिंग को देखा और फिर बांस के जंगल में एक साफ घास के मैदान पर मुरोगजेड के साथ बैठ गई। उन्होंने कुछ गुप्त लड़कियों वाली बातें की और अब उन्हें दूसरों के ध्यान की परवाह नहीं थी। बाय जिंगयुन और मुरोगजी के आगमन के बाद का माहौल साफ होने से पहले ही भीड़ में फिर से हलचल मच गई। लिंग सेन, ताको, हे भगवान, वे दोनों भी आ जाए।
लिंग सेन और ताकू के लिए अब 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन में भाग लेने का कोई महत्व नहीं रह गया था। उनकी रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ था और वे पहले और दूसरे स्थान पर थे। रैंकिंग में आगे बढ़ने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। वे जरूरी नहीं कि भाग लेने के लिए यहां आए हो। वे शायद रैंकिंग युद्ध देखने आए हो। संभावना है इस बार बहुत सारे मास्टर सामने आए हैं। उभरता सितारा लिन मिंग बहुत चमक रहा है, इसलिए उनका उस पर ध्यान देना स्वाभाविक है। लिन मिंग चुपचाप लिंग सेन को देखता रहा। हालांकि यह तीसरी बार था जब वे मिले थे। पहली बार जब वे मिले थे तो लिन मिंग को यह महसूस नहीं हुआ था कि लिंग सेन कितना भयानक और डरावना व्यक्ति था। अपनी साधना में सुधार के साथ उसने लिंग सेन की भयावह आभा को और अधिक महसूस किया। हालांकि लिंग सेन की साधना की तुलना किन जिंगक्सुआन से की जा सकती है, लेकिन लिन मिंग का मानना था कि किन जिंगक्सुआन लिंग सेन के बराबर नहीं है। ये लिंग सेन पूरी तरह से एक निर्दयी हत्या मशीन था, बस एक जानलेवा जानवर। मैदान पर अधिक से अधिक मास्टर्स इकट्ठा होने लगे। जैसे ही 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन शुरू होने वाला था, शीर्ष 50 रैंकिंग में 9 मास्टर्स पहले ही आ चुके थे। ये संख्या पहले से ही काफी अधिक थी। पूरे वर्ष में केवल स्कूल वर्ष के अंत में होने वाली अंतिम परीक्षा में ही ऐसा दृश्य देखने को मिलता था जहां सभी शीर्ष मास्टर्स एकत्र हुए थे। अध्याय 85 मुरोवजी बाय जिंगयुन। मूल्यांकन आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा। जो लोग मूल्यांकन में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें 10,000 हत्याओं की सरणी में प्रवेश करने के लिए एक सच्चा सार पत्थर देना होगा। इससे पहले कि 10,000 वध करने वाली व्यूह रचना के प्रभारी उपयाजक वरिष्ठ प्रशिक्षु ने अपने शब्द समाप्त किए, वांग यानफेग पहले से ही वेदी पर कूदने वाले पहले व्यक्ति थे। वांग यानफेग, वह जितना अधिक निराश होता है उतना ही अधिक साहसी बन जाता है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार वह कितने रैंक ऊपर उठ पाएगा। मंच के नीचे दर्शक वांग यानफेंग के पिछले मूल्यांकन प्रदर्शन पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले वह 168वें स्थान पर पहुंचने में सफल रहे थे, लेकिन उनके मूल्यांकन के बाद कई अन्य लोग पहले ही उनसे आगे निकल गए थे और उन्होंने वांग यानफेंग को 172वें स्थान पर धकेल दिया था। वांग यानफेंग ने ध्यान में अपना मन शांत किया और 10,000 हत्या की वेदी पर बैठ गया। उसे एहसास हो गया था कि आज वह केवल एक छोटी सी भूमिका निभाएगा। अगले 1 या 2 साल में भी यह उसका मंच नहीं होगा। वह केवल एक बार में एक कदम लगातार लड़ सकता था। मूल्यांकन शुरू होगा। मंच पर रोशनी की एक चादर गिर गई और वांग यानफेंग ने अपनी हत्या शुरू कर दी। मंच पर मौजूद 12 लोगों में से ज्यादातर की रैंक 120 के आसपास थी। जैसे जैसे मूल्यांकन समाप्त होने लगा, वांग यानफेंग हारने वाला तीसरा व्यक्ति था। उसकी अंतिम रैंकिंग 145 थी। ये वांग यानफेंग 150वीं रैंक पास करने में कामयाब रहा। ये केवल अस्थायी है, बाद में उसे नीचे धकेल दिया जाएगा। हालांकि दूसरे महीने में शीर्ष 150 रैंक में प्रवेश कर पाना बहुत अच्छी बात है। वांग यानफेंग वास्तव में एक बहुत अच्छी प्रतिभा थे, हालांकि लिन मिंग का प्रभामंडल बहुत अधिक उज्जवल था और उन्हें पूरी तरह से उपेक्षित किया गया था। दूसरा राउंड। यदि आप मूल्यांकन में भाग लेना चाहते हैं तो मंच पर आएं। डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु ने एक बार फिर कहा। जैसे ही 12 सीटें खाली हुई, बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक युवा लड़की हवा के झोंके की तरह मंच पर आ गई। वह एक जगह पर मजबूती से खड़ी हो गई। ये लड़की मुरोवजी थी। बहन जिंगयुन, चलो मूल्यांकन जल्दी खत्म कर लें। ठीक है। तुरंत बाय जिंगयुन भी मंच पर आ गई।
भीड़ में से कुछ ने उत्साह और चिंता में चिल्लाया। ये दो खूबसूरत और घमंडी महिलाएं 17 और 18 साल की थीं। उनके स्वर्गीय रूप और स्वभाव को एक तरफ रख दें तो इन दोनों लड़कियों की मार्शल आर्ट प्रतिभा को स्काई फॉर्च्यून किंगडम की युवा पीढ़ी के शीर्ष 10 में माना जा सकता है। इसके अलावा इन दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उत्कृष्ट थी। दूसरे लोग केवल उन पर आहें भर सकते थे जैसे कि वे उनके ऊपर बादल हो। मुरोगजी 2 साल तक 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में शामिल रही थी और उनकी रैंकिंग 36 थी। बाई जिंगयुन 3 साल तक मार्शल हाउस में रही थी और उनकी रैंकिंग 26 थी। ये परिणाम विशेष रूप से मुरोगजी के झुयान के समान ही अच्छे थे। जब सुंदर महिलाएं मूल्यांकन के लिए आती थीं, तो कई लोगों का ध्यान आकर्षित करना हमेशा बहुत आसान होता था। यहाँ तक कि कई जासूस भी अपना सिर घुमा लेते थे, क्योंकि वे जिन प्रमुख शक्तियों के लिए काम करते थे, जैसे कि 10वें राजकुमार, हमेशा इन दोनों लड़कियों से शादी करना चाहते थे। निश्चित रूप से इन दो लड़कियों की तुलना में किन शिंगक सुआन कहीं ज्यादा शानदार अस्तित्व थी, लेकिन किन शिंगक सुआन एक आदर्श से बहुत दूर थी। उसने जियानेटियन मास्टर बनने का रास्ता अपनाने का संकल्प लिया था। एक जियानेटियन मास्टर वास्तव में कहानियों से एक किंवदंती थी, नश्वर उन्हें छूने की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। किन शिंगक सुआन से शादी करना केवल एक मूर्ख का सपना था। इस प्रकार मुरोगजी और बाई जिंगयुन सभी पुरुषों द्वारा तेजी से चाहा जाने लगा। अगर वे उनसे शादी कर लें, तो न केवल वे उनके पति होने का आनंद उठाएंगे, बल्कि उनके सहयोग से उनके जीवन में एक बड़ा उछाल भी आएगा। इस और इतने सारे अन्य लाभों के साथ कौन इससे प्रभावित नहीं हुआ। अगर वे दोनों एक साथ विवाह कर सके तो ये जीवन का शिखर होगा। इतने लालच से सपने देखने की हिम्मत तो राजसी राजकुमारों में भी नहीं थी। 10,000 हत्या करने वाली सरनी का प्रकाश आवरण उन पर गिर गया और इन दोनों लड़कियों का आधिकारिक रूप से मूल्यांकन शुरू हो गया। मानव हॉल के कुछ पुरुष शिष्य इन दोनों लड़कियों के शरीर को घूर रहे थे, क्योंकि वे प्रकाश में नहाए हुए थे और उनकी मुट्ठियां कस गई थी और होंठ बुदबुदा रहे थे, जैसे कि वे इस मूल्यांकन के बारे में उनसे भी ज्यादा चिंतित थे। ये देखकर लिन मिंग के दिल में एक हल्की सी भावना हुई। जब कोई अपने दिल में अच्छी तरह से जानता है कि वे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उस चीज का उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो वे और भी अधिक गंभीरता से ध्यान दे सकते हैं और चिंता भी कर सकते हैं। यह अप्रासंगिक व्यक्ति का दुख था। अप्रासंगिक व्यक्ति। भले ही वे 7 गहन मार्शल हाउस में प्रवेश कर गए, अगर वे कड़ी प्रतिस्पर्धा की इस प्रतिभाशाली भीड़ में वसंत के फूल की तरह नहीं खिल सके, तो वे अंततः एक अप्रासंगिक व्यक्ति बन जाएंगे। 6 अगरबत्तियों के बराबर समय पहले ही बीत चुका था। वेदी पर मुरोगजी ने हल्की खांसी की और मंच से उतरते समय उसका छोटा चेहरा पीला पड़ गया। इस दृश्य ने अकेले ही सभी असंख्य घूरने वाले पुरुषों को चिंतित भाव से अपने हाथ पकड़ने पर मजबूर कर दिया। अगर वे मुरोगजी के लिए ये दर्द सह सकते हैं, तो वे इसे सहर्ष सहन करेंगे। मुरोगजी की अंतिम रैंकिंग 28 थी। ये रैंकिंग वास्तव में चौंकाने वाली थी। कुछ ही देर बाद बाई जिंगयुन भी वेदी से नीचे उतर गईं। उनकी अंतिम रैंकिंग रैंक 22 थी। ये दोनों गर्वित और खूबसूरत महिलाएं लगातार चमकती जा रही थीं। अगर एक और साल बीत जाता तो उनके लिए शीर्ष 10 में प्रवेश करना भी संभव होता। सभी स्काउट्स ने जल्दी से अपने ध्वनि संचारक तावीज जलाए और अपने स्वामियों को सूचना दी। यह मामला राजकुमारों के ध्यान में लाने के लिए पर्याप्त था। ये दोनों लड़कियां वाकई में सबसे उच्च कोटि की महिलाएं थीं। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि राजकुमारों का दिल चाहे कितना भी भावुक क्यों न हो, वे उन पर खुद को मजबूर नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने पीछे की शक्ति का डर था
और हालांकि उनका अपना प्रभाव छोटा नहीं था, उन्हें शाही परिवार के आदेशों का सम्मान और पालन करना था। ये राजकुमार सात गहन मार्शल हाउस की अवहेलना नहीं कर सकते थे। कोई भी संगठन, यहाँ तक कि शाही परिवार भी, सात गहन मार्शल हाउस के किसी शिष्य को मजबूर करने का साहस नहीं कर सकता था। अगर वे सात गहन मार्शल हाउस के नियमों का उल्लंघन करते हैं और किसी शिष्य को धमकाते हैं, तो ये सात गहन घाटियों के साथ अवमानना के समान होगा। सात गहन घाटियों की भयानक शक्ति शाही परिवार को डर से कांपने के लिए पर्याप्त थी। मूल्यांकन का तीसरा दौर शुरू हो गया है। जो शिष्य भाग लेना चाहते हैं वे मंच पर आए। वरिष्ठ प्रशिक्षु डीकन ने एक बार फिर घोषणा की। स्थान खाली होने के बाद झू यान ने लिन मिंग को एक सूक्ष्म नजर से देखा और फिर धीरे से मंच पर कदम रखा। झू यान मंच पर गया। अपनी प्रतिभा के साथ झू यान जरूरी नहीं कि अपनी पीढ़ी के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक था, लेकिन अंतर बहुत दूर नहीं था। वह 17 साल का था और चौथी कक्षा की बेहतर प्रतिभा थी। उसने 2 साल तक 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में भाग लिया था और उसकी रैंकिंग स्टोन रैंक 39 थी। परिणाम केवल मुरोगजी से कम था। निश्चित रूप से इस बिंदु तक पहुंचने के लिए झू यान को चंचल और गंभीर नहीं दिखने वाले मुरोगजी की तुलना में बहुत अधिक प्रयास और समय खर्च करना पड़ा। इसलिए यह प्रतिभा सचमुच कुछ हद तक बुरी थी। झू यान की ताकत और प्रतिभा के कारण उसने निश्चित रूप से कई प्रमुख शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि झू यान कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं बन पाया जिसे लुभाया जा सके और जीता जा सके। झू परिवार के मुखिया की बेटी झू यान की चाची थी। उसने शाही महल में शादी की थी और बाद में शाही उपपत्नी महारानी बन गई थी। वह बेहद प्रभावशाली 10वें राजकुमार की मां थी। इस प्रकार झू यान को 10वें राजकुमार का सदस्य बनना तय था। स्काई फॉर्चून किंगडम के उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार उपपत्नी का बेटा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। हालांकि सम्राट युवा नहीं था और महारानी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए सम्राट ने रॉयल उपपत्नी महारानी के पहले बेटे तीसरे राजकुमार को उत्तराधिकारी और क्राउन प्रिंस के रूप में नियुक्त किया था। तीसरे राजकुमार ने कम उम्र में ही पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा केवल दूसरी श्रेणी की थी। उसकी ताकत सीमित थी और हालांकि उसका दिल अच्छा और दयालु था, लेकिन उसके लिए सिंहासन को सुरक्षित रूप से विरासत में लेना संभव नहीं था। लेकिन 10वें राजकुमार की युद्ध प्रतिभा सम्राट के सभी बेटों में सबसे अधिक थी, जो चौथी कक्षा से नीचे था। इस कड़ी मेहनत के अलावा उसकी साधना भी बहुत अधिक थी। अपने 20वें दशक में 10वें राजकुमार ने सीमा पर सैनिकों की कमान संभाली थी और एक बहादुर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हो गया था, जिसने बार बार कई सैन्य कारनामों को जीता था। फिर उसे क्लाउड किंग की उपाधि दी गई और एक बैंगनी सोने का मुकुट और 4 पंजे वाले ड्रैगन के साथ एक शाही वस्त्र दिया गया। स्काई फॉर्चून किंगडम में हर सम्राट के बेटे को कोई भव्य उपाधि नहीं दी जाती थी। 2 अलग अलग उपाधियां थीं, पहली थी राजकुमार और दूसरी थी ड्यूक। राजकुमार एक प्रथम श्रेणी की उपाधि थी, उदाहरण के लिए 10वें राजकुमार का क्लाउड किंग, और वे क्षेत्रों पर भी अधिकार कर सकते थे और शाही जेड सील जैसे राष्ट्रीय खजाने के बराबर शक्ति रख सकते थे। लेकिन ड्यूक केवल एक द्वितीय श्रेणी की उपाधि थी और वे केवल एक जागीर ही रख सकते थे। सत्ताधारी दलों और विपक्षी दलों के बीच शक्ति और प्रभाव के संबंध में 10वें राजकुमार की शक्ति युवराज से भी अधिक थी। यह अनुमान लगाना कठिन था कि भविष्य में राजगद्दी किसके हाथों में आएगी। एक बार 10वें राजकुमार ने सिंहासन संभाला तो झू यान सम्राट का छोटा चचेरा भाई होगा। झू यान की मां केवल झू परिवार की उपपत्नी थी और उसे केवल उपपत्नी के बेटे के रूप में ही जाना जा सकता था।
लेकिन उसकी चाची वास्तव में शाही उपपत्नी महारानी थी और वह उसके पिता के माध्यम से उससे संबंधित थी। हालांकि उनका रक्त संबंध थोड़ा दूर का था, लेकिन झू यान की उत्कृष्ट ताकत के साथ वह निश्चित रूप से नए सम्राट का मूल्यवान विश्वास प्राप्त करने में सक्षम होगा। मूल्यांकन शुरू। झू यान के 10,000 वध श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद लोगों ने समय मापने के लिए तुरंत एक अगरबत्ती जलाई। एक के बाद एक अगरबत्तियां जलने लगी और जल्द ही 5वीं अगरबत्ती आधी जल गई। झू यान का चेहरा अब थोड़ा कमजोर हो गया था। जैसे ही 6ठी अगरबत्ती जली और लगभग पूरी तरह जल गई, झू यान ने खांसी निकाली और उसे 10,000 हत्याओं के समूह से बाहर भेज दिया गया। अंतिम रैंकिंग 32। लिन मिंग ने चुपचाप इस रैंक को देखा और उसे यह आश्चर्यजनक नहीं लगा। झू यान पहले से ही सातगहन मार्शल हाउस के स्वर्गीय निवास में आधे साल से अधिक समय से था। उस समय उसकी साधना केवल शरीर परिवर्तन के तीसरे चरण के चरम पर थी, लेकिन अब वह शरीर परिवर्तन के चौथे चरण में प्रवेश कर चुका था। उसकी साधना में छलांग और सीमा से वृद्धि होना असामान्य नहीं था। 32। पिछले महीने मेरी रैंक 126 थी। लिन मिंग ने अपनी पीठ पर रखे पेनेट्रेटिंग रेनबो के शाफ्ट को देखा और अनजाने में अपने होंठ चाट लिए।